जय हिंद दोस्तों। जब मैंने मार्कोस कमांडोज के बारे में वीडियो बनाया, उनकी ट्रेनिंग, उनके कैपेबिलिटीज के बारे में वीडियो बनाया, तो नीचे कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कि अगर मार्कोस कमांडो इतना ही ज्यादा ट्रेंड और खतरनाक है तो 26/11 के आतंकी हमले को क्यों नहीं साफ कर पाई। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में क्यों मार्कोस को विथड्रॉ करके एनएसजी को वहां पर टेक ओवर करवाया गया। आज की इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए। आज इस सवाल का मैं जवाब देने वाला हूँ। 26/11 को एक्चुअली हुआ ये था कि 10 आतंकवादी AK-47 अनलिमिटेड बुलेट और ग्रेनेड लेकर के मुंबई शहर में घुस गए थे और दो तरह के प्लेसेस को उन्होंने टारगेट बनाया, एक जहां पर वीआईपीज रहते हैं और दूसरा क्राउडेड प्लेस को। क्राउडेड प्लेस में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जहां पर बहुत ज्यादा क्राउड रहता है हर वक्त, और वीआईपी प्लेसेस में ओबेरॉय ट्राइडेंट, ताज होटल, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल, इन सभी जगह पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया था। हमले के शुरुआती कुछ घंटे में मुंबई पुलिस को लगा कि ये एक गैंग वॉर है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ये पता चला कि ये गैंग वॉर नहीं, एक आतंकवादी हमला है। पहले तो इन्होंने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में रात को 9:30 बजे के आसपास में अंधाधुंध फायरिंग किया। बच्चे, बूढ़े, औरत, किसी को भी नहीं बख्शा। 58 लोगों की मौत हो गई और 104 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। ये आतंकवादी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बाद कामा हॉस्पिटल में गए। कामा हॉस्पिटल में भी फायरिंग की, लेकिन वहां पर डॉक्टर और नर्सेज ने मिलकर पेशेंट को दूसरी जगह पर छुपा दिया था, क्योंकि पता चल चुका था कि मुंबई में हमला हो चुका है। उस वक्त पर मुंबई पे एक भयंकर तबाही मच चुकी थी। कितने आतंकवादी घुस चुके हैं पता नहीं है, कहां से आए हैं पता नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि पागल आदमी है, AK-47 हाथ में लिए है, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के पास में इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी, इसीलिए वहां पर मार्कोस को बुलाया गया। कितने आतंकवादी है पता नहीं है, लेकिन मार्कोस कमांडोज की टीम को बुलाया गया। मार्कोस की 2 टीम मुंबई पहुंचती हैं 27/11 1:30 बजे के आसपास में। हर एक टीम में 8 कमांडोज मौजूद थे। एक टीम को भेज दिया गया ताज होटल में, दूसरे को भेजा गया ओबेरॉय ट्राइडेंट में। ताज होटल पहुंचते ही मुंबई पुलिस मार्कोस कमांडोज को घटना की एक ब्रीफिंग देती है और होटल की एक लेआउट का फोटो देता है। लेकिन ताज होटल छोटी जगह नहीं है और उस वक्त पर मार्कोस कमांडोज के पास में एक बड़ा सा लेआउट भी नहीं था। एक A4 साइज के पेपर में छोटा सा लेआउट बनाकर उनको दे दिया गया। इस लेआउट से इतने बड़े ताज होटल को समझ पाना लगभग नामुमकिन था। फिर भी उसी मैप को पॉकेट में रखते हुए मार्कोस कमांडोज ताज के अंदर घुसने लगे। उस वक्त ताज होटल में जितने भी लोग थे वो या तो हॉस्टेजेस थे, या तो वो मर चुके थे, या बुरी तरीके से घायल थे। जो घायल थे उन्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं था, जो हॉस्टेजेस थे उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। कितने डेड बॉडीज ताज होटल के अगल बगल में पड़ा हुआ था उसका भी कोई हिसाब नहीं था। जब मार्कोस कमांडो इस तरह के भयानक सिचुएशंस को देखता है तो वो घबराता नहीं है। सिर्फ 8 कमांडोज थे, अंदर कितने आतंकवादी है तब तक ये भी नहीं पता चला, लेकिन फिर भी वो निडरता से आगे बढ़ते रहे। मार्कोस कमांडोज को गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन थे कि जितने भी हॉस्टेजेस थे सिर्फ उनको बचाना है इस वक्त पर। इसी मिशन को दिमाग में रखते हुए ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो का पहली नींव मार्कोस कमांडोज ने ही रखी थी। मार्कोस कमांडोज जैसे ही ताज के अंदर एंटर करता है तो रसोई घर से गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है। जैसे ही कमांडोज रसोई के बाहर जाती है तो अंदर से एक आतंकवादी उनके ऊपर ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन किस्मत अच्छा होने की वजह से वो ग्रेनेड फटा नहीं। दोनों के बीच में गोलीबारी हुई, लेकिन वो आतंकवादी खिड़की से कूदकर बाहर निकल गए। जरा सोचिएगा, ताज में लगभग 300 से भी ज्यादा कमरे हैं। अगर आतंकवादी हमला ना हुआ होता तब भी 8 कमांडोज के लिए पूरे होटल को एक रात में सर्च करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए मार्कोस कमांडोज ने दिमाग लगाया और होटल के अलग अलग हिस्सों से अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। आतंकवादियों को यह लगा कि बड़ी तादाद में फोर्स होटल के अंदर आ चुकी है। बड़ी तादाद में फोर्सेस के डर से वो होटल के अलग अलग दरवाजों से बाहर निकल गए। इस चीज का फायदा मार्कोस कमांडोज ने उठाया और लगभग 200 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया। लेकिन यहाँ पर एक हादसा हो जाता है कि बाहर खड़े मीडिया वाले ये लाइव पब्लिश करने लग गए कि 8 कमांडोज ने मिलकर लगभग 200 लोगों को अंदर से रेस्क्यू करके बाहर निकाल कर ला चुके हैं, और सिर्फ अंदर 8 मार्कोस कमांडोज है उनके बारे में लाइव बताना शुरू कर दिया। आतंकवादी को लाइव टीवी के थ्रू जब ये बात पता चली तो वो होटल के अंदर आ गए। मार्कोस और आतंकवादियों के बीच में अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गया, लेकिन मार्कोस के सामने वो टिक नहीं पाए। फिर वो होटल के बाहर भाग गए। उस वक्त पर फिर से ताज होटल से लगभग 150 लोगों को रेस्क्यू किया गया। जरा सोच कर देखिएगा, लगभग 350 से 400 लोगों को सिर्फ ताज होटल से ही मार्कोस कमांडोज ने रेस्क्यू किया था। दूसरी तरफ 8 कमांडोज की टीम जो ओबेरॉय पे था, पर भी मार्कोस और आतंकवादियों के बीच में गोलीबारी हुई, लेकिन यहाँ पर भी आतंकवादी खिड़की से निकलकर भाग गए और वहां से भी 150 से 200 लोगों को रेस्क्यू किया गया। एक और मार्कोस कमांडो की टीम को बुलाया गया, उसमें भी 8 कमांडोज थे। तो कुल 3 टीमों में से 2 टीम को घायल लोगों को बाहर निकालने में भेजा गया और एक टीम को आतंकवादी के खोज में भेजा गया। लेकिन उस वक्त मुंबई में एट ए टाइम 4-5 जगह पर हमला हो रहा था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में दहशत था, ओबेरॉय में दहशत था, ताज, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल, हर एक जगह पर दहशत था। 8 कमांडोज मिलकर कौन कौन सी जगह पर ऑपरेशन करता आप ही मुझे बता दीजिए। अगर गवर्नमेंट चाहता तो वहां पर और मार्कोस कमांडोज को बुलाया जा सकता था, लेकिन मार्कोस कमांडोज का नेचर अलग है दोस्त, वो एक ऑफेंसिव फोर्स है। मार्कोस को आप अंडर वाटर ऑपरेशन और कश्मीर में भेज दीजिए, जहां पर कुपवाड़ा के घने जंगलों में ऑपरेशन करने में भेजिए, पूरा जंगल को आग लगा कर रख देगा, क्योंकि उनको पता है कि वहां पर कोई भी सिविलियंस नहीं है। वहां पर अगर कोई है तो वो आतंकवादी है, इस देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। धड़ाधड़ फायरिंग करेगा, अंदर घुसेगा, तोड़फोड़ करेगा, मारेगा, बाहर निकल आएगा। ये
होता है ऑफेंसिव कमांडो मार्कोस और हॉस्टेज रेस्क्यू में हर एक गोली सोच समझकर मारनी पड़ती है क्योंकि वहां पर सिविलियंस भी है और आतंकवादी भी है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि एनएसजी को इन्वेंट क्यों किया गया था। एनएसजी को बनाया गया था इसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, लेकिन उस वक्त पर मार्कोस कमांडोज को बुलाया गया क्योंकि हालत इतनी बुरी थी, पता तक नहीं था कि कितने लोग अंदर आ चुके हैं। वक्त पुलिस के अंदर भी कंफ्यूजन था कि कितने आतंकवादी अंदर है। कोई कह रहा था 200 है, 100 है, 50 है, 60 है। अब आप तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कौन किस ऑपरेशन में फेल हुआ है। जरा देख कर आइए, इतिहास पढ़ के आइए कि मार्कोस ने 26/11 के आतंकी हमले में क्या किया था। आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन से फोर्स को कहां पर भेजना चाहिए। एनएसजी को इसी तरह की चीज के लिए ट्रेंड किया गया है, फिर भी मार्कोस को क्यों पहले बुलाया गया? इसका भी जवाब आप पूछ सकते थे, लेकिन आपका काम है सिर्फ हमारे देश के फौजियों को क्रिटिसाइज करना, उनके काबिलियत के ऊपर शक करना। एक बार एक फौजी के साथ में एक दिन काट कर देखिए जम्मू एंड कश्मीर में, सियाचिन ग्लेशियर में, नॉर्थ ईस्ट में, तब आपको पता चलेगा कि फौजी होता क्या है। 600 से 650 लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया था मार्कोस कमांडोज के मात्र 2 टीमों ने। जरा सोच कर देखिएगा क्या नंबर होता है 550, 600 और मात्र 16 कमांडोज। मार्कोस या फिर इस देश के किसी भी फौजी के ऊपर आपको विश्वास करना है, अगर वो है तो हम है। इतिहास पढ़ के देखिए 26/11 के दिन मार्कोस को क्यों डिप्लॉय किया गया था और मार्कोस ने क्या किया था। देश के किसी भी फोर्स को क्रिटिसाइज करने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि हम जैसे यूट्यूबर आज भी जिंदा है जो आपके अगेंस्ट में आवाज उठाएंगे। इस देश में जितने भी गद्दार बैठे हैं, जो इस देश के आर्मियों के ऊपर, क्रांतिकारियों के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो इस देश के गद्दार हैं और हम जैसे लोग उनके खिलाफ हमेशा से खड़े रहेंगे। और मेरा ये विश्वास है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स है वो भारत माँ के साथ में खड़े हैं, हमारे देश के फौजियों के साथ में खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।